बिहार की इस पावन भूमि के हमारे मीडिया सहकर्मी, हम सबसे पहले भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद। अब हम आपके समक्ष एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। नेक्स्ट। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ST 2, ST 38। नेक्स्ट। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, DGP से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट। बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले परिशीलन, ट्रेनिंग। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700
बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिला या स्टेट में ही होती थी, लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर उसको दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची, इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफ़ी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और ख़ास तौर से EROs और AEROs को पहली बार ऑनरेरियम देने की व्यवस्था की गई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो ID कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। फिर एक बात ये भी समझ में आई कि जो मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाती है, जिससे कि उनको पता लग जाए कि ये बूथ कहाँ पर है और अगर चाहें तो पहले भी जाके देख सकते हैं, उसमें बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट में, अगर आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग से उसमें चौकोर किया हुआ है, तो बड़े फॉन्ट पर आप दूर से ही देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मतदान केंद्र में बड़ी सुगमता के साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो उसको पूर्ण करेंगे। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी, तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और ख़ास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक
किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कानून के अंतर्गत कैंडिडेट्स पोलिंग बूथ के कुछ दूरी के बाहर अपने बूथ्स लगाते हैं। कई बार वो लोग भी मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आपका बूथ ये वाला है या उस कमरे में है। तो पहले ये काफ़ी दूर लगाने की अनुमति होती थी, अब 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन से हर प्रत्याशी अपने बूथ लगाने के लिए स्वतंत्र है। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी, और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये बात कही कि जब ईवीएम पर जो बैलेट पेपर या कागज़ लगता है उसमें जो उनकी फ़ोटो आती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है, और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है, और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा, और प्रत्याशियों की फ़ोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएंगी। मतगणना पहले जब वोट्स की काउंटिंग होती थी तो अगर फॉर्म 17C, जिसके बारे में आपको बाद में आगे बताऊंगा, अगर उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को देते हैं और ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी वीवीपैट की गिनती पूर्णतः की जाएगी। इसी तरीके से पोस्टल बैलेट्स की गिनती भी ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पूर्ण करना अनिवार्य होगा, और ईवीएम के आखिरी 2 राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे सारे मीडिया कर्मी और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया। ये सारा डिटेल इंडेक्स कार्ड में अवेलेबल होता था, और पहले हम इसको अलग से लेकर फिर चुनाव के समाप्त होने के बाद काफ़ी दिन लग जाते थे इसको इकट्ठा करने में, उसके बाद हम इसको वेबसाइट में डालते थे। और अब चूँकि धीरे धीरे ECI नेट का प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये था छोटा सा एक ब्यौरा जो बिहार अब पूरे देश को राह दिखाने जा रहा है। 17 नए इनिशिएटिव्स जो कि बिहार में सफलतापूर्वक कुछ लागू हो चुके हैं, और कुछ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में लागू होंगे और कुछ काउंटिंग में लागू होंगे। इसके पहले कि हम लोग सवाल जवाब का दौर शुरू करें, कुछ चीज़ें मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। भारत में चुनाव संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून और रूल्स के अंतर्गत होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी व्यवस्था है भारत के चुनाव और भारत का चुनाव आयोग, और ये व्यवस्था कई चरणों में बटी हुई है। जैसे आपने देखा, मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर, उनके ऊपर
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात ईआरओ अर्थात निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी जो कि एसडीएम स्तर के होते हैं, जो मतदाता सूची होती है उसको बनाने की जिम्मेदारी ईआरओज की होती है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ईआरओ होता है और उन्होंने मिलकर बीएलओज के साथ मिलकर 243 ईआरओज 90,217 बीएलओज ने मिलकर काफी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। अगर ईआरओ के निर्णय में किसी का मत, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में ना आ पाए या किसी गलत आदमी का नाम आ जाए तो इसके ऊपर डीएम के पास अपील होती है और अगर डीएम के डिसीजन में अगर कोई भी त्रुटि किसी भी मतदाता को लगती है तो उसकी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकारियों के तहत मतदाता सूची बनाई जाती है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है जिसका कार्य होता है अपने विधानसभा में चुनाव कराना, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो रिटर्निंग ऑफिसर प्रख्यापित भी करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का और कानून का अक्षरश पालन करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि भारत के चुनाव दो भागों में बटे हुए हैं, एक मतदाता सूची को बनाना और दूसरा चुनाव कराना, और दोनों में विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकार दिए गए ईआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और अगर उनके पालन में कहीं भी त्रुटि हो तो चुनाव आयोग उनको सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इन छोटे शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको चुनाव के बारे में कुछ ज़रूर बताया और आई थिंक वी कैन ओपन द धन्यवाद सर। अभी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज के क्वेश्चंस आप केवल बिहार असेंबली इलेक्शंस तक ही सीमित रखिएगा ताकि जो जानकारी आपको चाहिए वो उसका समय रहे साहब के पास उस की जानकारी देने के लिए। आप काइंडली रेज योर हैंड्स, मैडम आएंगी आपके साथ माइक पे, आपका क्वेश्चन लेंगी। हम पहले 5 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन, इस तरह चलेंगे। मैडम दीजिए इधर। सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे, तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दीजिए मैम। सर, आपने एसआईआर कराया, लेकिन कई सारे मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने एसआईआर बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर सीईसी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये
50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस kindly मोटिवेटेड question. डिसीजन Question इसलिए पूछिए, रहा please. कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि kindly आपने please let's restrict to one question. We'll come back to you, no problem. इधर दीजिए, ये साहब बैठे। सर मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है जी, आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर गुड मॉर्निंग, कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव हो या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम सीसी उठाएंगे? और दूसरा सर एक सवाल है, सर सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी बताइए सर